हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर के दूसरे पार्ट की। और पार्ट हम लोग इसमें जहाँ तक हमने बताया था, जो हमने 5 यूनिट पढ़ी थी, 5 यूनिट हमने तो पढ़ चुके थे। कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे, तो हमने जो पढ़े थे वो रिप्रोडक्शन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमने पढ़ा था। पहले जनन क्या होता है या प्रजनन क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था इसके प्रकार के बारे में पढ़ा था, जनन के प्रकार के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था इसके प्रकार में कौन कौन से आते हैं, लैंगिक और अलैंगिक के बारे में पढ़ा था अच्छे से। लैंगिक और अलैंगिक के बारे में पढ़ा था। लैंगिक और अलैंगिक के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था फिर जनन क्या होता है, जनन यानी गोनॉड्स क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था चौथे पॉइंट में निषेचन के बारे में पढ़ा था। निषेचन के बारे में, निषेचन के बाद प्रकार पढ़ा था, निषेचन के प्रकार। इतना हमने पढ़ा था। आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव मानव में स्टार्ट कैसे होता है, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है। अब हमारी जो टॉपिक बनती है उसके आगे वो पार्ट एक में। अब दूसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? मानव प्रजनन तंत्र, यानी इसे कह सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब ये क्या इसके अंतर्गत आता है? पहला इसमें क्या आएगा, मानव प्रजनन तंत्र का। तो सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे हम लोग कि ये इस प्रजनन तंत्र के अंतर्गत कैसे प्राणी आते हैं। तो मानव प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आने वाले एक जरायुज होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं विब्रियोपोरस, इसे बोलते हैं विब्रियोपोरस का मतलब होता है जरायुज। अब जरायुज और एक शब्द जुड़ जाता है इसी के साथ साथ अंडायुज। जरायुज और एक अंडायुज, दो शब्द जुड़ते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ओवरीपोरस बोलते हैं। ओवरीपोरस क्या है? जो ओवरी माने होता है अंडा, ओवरी मतलब होता है अंडा। जो अंडे देने वाले होते हैं उन्हें हम अंडायुज कहते हैं, और जो बच्चे देते हैं, उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जरायुज। और जरायुज वाले स्वतः एक लिंगी होते हैं। बात जान लीजिएगा, स्वतः क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। ठीक है। ये ज़्यादातर इसमें इसके अंतर्गत आने वाले ह्यूमन आते हैं, यानी मानव आता है। ठीक है। मानव के दो ऑर्बिटल यानी कि मेल फीमेल, जिसके माध्यम से बच्चे उत्पन्न किए जाते हैं, ये दोनों आते हैं इसके अंतर्गत। और इसी के साथ साथ आते हैं पक्षी वर्ग, कुछ भी आते हैं, क्योंकि पक्षी वर्ग अंडे देने में भी आते हैं। लेकिन कुछ पक्षी, जैसे एग्जाम्पल देता है चमगादड़ भी एक प्रकार से स्तनधारी प्राणी है जो अपने बच्चों को उत्पन्न करती है। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे, इतना क्लियर हो गया होगा। एक लिंगी प्राणी आएंगे, इनके एक लिंगी सारे अंग तैयार हो जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ढेर सारे तंत्र कहते हैं, उन्हीं को हम सिस्टम नाम जोड़ देते हैं, तंत्र बोल देते हैं। अब बात करेंगे, इतना हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक बार जब समझेंगे पुबर्टी डेवलपमेंट क्या है। पुबर्टी डेवलपमेंट क्या होता है? पुबर्टी डेवलपमेंट का मतलब होता है यौनारंभ, इसे बोलते हैं यौनारंभ। यौनारंभ का मतलब क्या है? देखो, यौनारंभ में प्राइमरी और सेकेंडरी दो ऑप्शन होते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब प्राइमरी सेकेंडरी ऑर्गन में क्या है? अब देखो, भारत की बात करें तो भारत में मेल की यानी कि बालक के पुबर्टी डेवलपमेंट की बात करें, और फीमेल के यानी बालिका की पुबर्टी डेवलपमेंट की बात करें, तो देखो बालकों में यही 12 से 16 वर्ष माना जाता है। आपको एनसीईआरटी में ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको 12-14 मिलेगा, 15 मिलेगा, ऐसे मिलते हैं। ठीक है। लेकिन यही लड़कियों में 10 से 12 वर्ष में पुबर्टी डेवलपमेंट होता है। ठीक है। पुबर्टी डेवलपमेंट की पहचान। अब कहेंगे कौन कौन सी ऐसी क्रिया होती है, तो तुम्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें हम, तो इसमें आप जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पुबिक हेयर डेवलपमेंट, पुबिक हेयर में दोनों को बता रहा हूँ, दोनों में आता है पुबिक हेयर। पुबिक हेयर जो होते हैं वो दोनों को हो जाते हैं, पुबिक हेयर के अंदर तो दोनों आते हैं, ठीक है। अब बात करें मेल की, तो आवाज़ का भारी होना, चेस्ट डेवलपमेंट होना, खांख पे बाल होना, जैसे कांख टाइप में होता है, जिसे हम आर्मिट बोलते हैं, पिट, आर्मिट पिट बोलते हैं, जैसे कांख बोलते हैं, कांख मतलब होता है आर्मिट पिट होता है, इंग्लिश वर्ड बोलते हैं। ये सब इसी के अंदर आता है, आवाज़ का भारी होना, डेवलपमेंट होना। और मेल में क्या हो जाता है, मेल में टेस्टिस डेवलपमेंट के साथ साथ, टेस्टिस डेवलपमेंट में होने के साथ साथ ये स्पर्म को भी बाहर रिलीज करता है, बाहर निकालने की जगह रहता है, ठीक है। और वहीं फीमेल की बात करें तो मेंचुअर साइकिल के डेवलपमेंट हो जाते हैं, मेंचुअर साइकिल डेवलपमेंट, आवाज़ पतली होना, ठीक है, पुबिक हेयर डेवलपमेंट होना, ये सब इसके लक्षण आते हैं। सेकेंडरी ऑर्गन में ही बताया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर तुमसे और आगे पूछ ले कि ये कैसे होता है, देखो इनकी अब ये अवस्था कौन सी होती है, यौन अवस्था एक स्टेज है। इस स्टेज को ज़्यादातर लोग कहते हैं किशोरावस्था, इस अवस्था को लोग कहते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब होता है इस अवस्था को, यानी बचपन और बुढ़ापा, इसके बीच की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। एडल्टसेंस कहा जाता है, एडल्ट माने बच्चा होता है, एडल्टसेंस माने होता है किशोरावस्था होती है। इसमें किशोर कहा जाता है किसको, जो उसमें रहने वाले, इस वर्ग के अंतर्गत रहने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें हम किशोर कहते हैं, ठीक है। यानी इस स्टेज के अंतर्गत आने वाले बच्चे क्या कहलाते हैं, किशोर कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ठीक। आगे बढ़ने के बाद हम बात करें, ठीक है, मानव प्रजनन तंत्र की बात करें तो पुरुष प्रजनन तंत्र पहले आता है। किसके आता है, पुरुष प्रजनन तंत्र। हम इतना क्लियर हो गया होगा आपको, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है पुरुष प्रजनन तंत्र, पुरुष प्रजनन तंत्र। देखो भाई, मेल गैमेट के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत, इसे हम बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलेंगे इसे, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंतर्गत अगर बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल के 6 से 7 ऐसे मुख्य अंग पाए जाते हैं जिनके माध्यम से हम मेन कार्य करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्रिया करते हैं। और मेल क्या है, मेन चीज़ क्या है, किसी भी व्यक्ति या किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस क्रिया करने के लिए उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना अति आवश्यक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर नहीं रहेगा तो व्यक्ति नपुंसकता के अंतर्गत आती है, फीमेल बांझ के अंतर्गत आता है। इसे विटामिन ई के लक्षण को दर्शाते हैं। पूरा बॉडी डेवलपमेंट रहेगा, अगर ये नहीं होता तो विटामिन ई का लक्षण दिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ें। इसके भाग की बात करें, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, तो लगभग आप जानते हैं। पहला होता है टेस्टिस, पहला होता है वृषण, ठीक है, पहला होता है वृषण। उसके बाद चलता होता है अधिवृषण, क्या बोलते हैं, अधिवृषण। इसके बोलते हैं थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला क्या होता है, शुक्रवाहिका। इसके बाद आता है शुक्राशय। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट है शुक्राशय के बाद आता है प्रोटेस्ट ग्रंथि। इसके बाद आता है कॉपर्स ग्रंथि। उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर आता है मूत्र मार्ग के बाद आता है कौन सा, पेनिस यानी शिशन आता होगा। उसके बाद आता है शिशु, ठीक है। इतने क्लियर है। ये इतने भाग ऐसे हैं जिसके माध्यम से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्रिया होती है। अगर हम विषण की बात करें, पहले की बात करें विषण की, तो विषण में अगर आप समझेंगे तो विषण की लंबाई और चौड़ाई सेम होती है। लंबाई चौड़ाई का मतलब होता है, लंबाई अगर देखा जाए, इसकी लेंथ की बात की जाए तो लंबाई के हिसाब से ये 3.5 सेंटीमीटर होता है लंबे। और वहीं चौड़ाई की बात की जाए तो 4-5 सेंटीमीटर होता है। अब ये बताइए हमें, जिसकी लंबाई और चौड़ाई करीब राउंड शेप में हो, तो एक
एक्स की भांति व्यवहार करेगा, एक अंडे की भांति व्यवहार करेगा। तो इस तरीके से व्यवहार करता है। इसको हम क्या कहते हैं? टेस्टिस यानी विषण। विषण क्या है? जिस थैली में रहता है उसे हम लोग कहते हैं विषण कोश। उसे हम लोग कहते हैं विषण कोश। यानी विषण कोश जिस थैली में, यानी जो टेस्टिस डेवलपमेंट जहाँ होता है उसे हम लोग कहते हैं विषण कोश, ठीक ना। उस विषण कोश निर्माण किससे होता है अगर आपसे पूछ ले तो आप जानते होंगे, इसे बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। इसे हम लोग बोलते हैं एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू से इसका निर्माण होता है, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू से इस विषण कोश का निर्माण होता है। और ये करता क्या है? तो बॉडी का टेम्परेचर करने में मदद करता है। ये बॉडी के टेम्परेचर में काम भी करता है। जो ये पूर्ण रूप से टेम्परेचर इसे नहीं चाहिए, जबकि पूरी बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। लेकिन इसको कितना चाहिए? केवल 2 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। भले वो हॉट रहता है तो शरीर के बाहर निश्चित होता है। शरीर के बाहर जब डेवलपमेंट होता है, शरीर के अंदर होता तो ये पूर्ण रूप से 37 डिग्री सेल्सियस पूरा लेता, पूरी बॉडी गर्म रहती है, साथ साथ में भी गर्म रहता है। लेकिन ये शरीर के बाहर है डेवलपमेंट किया गया, इसलिए 2.2 सेंटीग्रेड में लगभग काम करता है। 2 सेल्सियस लगभग इसे चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ठीक। जिस विषण कोश में रहता है उसका क्या होता है? एपिथेलियम टिश्यू का। एपिथेलियम क्या है? एक ऐसा टिश्यू जो हमारी बॉडी का चर्म बना रहता है, चमड़ा बना रहता है, वो शुष्क अवस्था में आ जाता है। उद्दीपन के टाइम नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद उद्दीपन मतलब होता है जब वो उद्दीपन मतलब जब वो इसमें हार्मोन से रिलीज हो जाते हैं। हार्मोन रिलीज होने के बाद वो टाइट हो जाएगा। जो जेंडर होगा, जो पेनिस होगा, अभी आगे बताएंगे, चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। तो अधिविषण क्या है? दूसरा पॉइंट अधिविषण। अधिविषण एक नलिका के रूप में काम करता है। शुक्रवाहिका, ये भी वेसल्स है, ठीक है, ये भी वेसल्स, ठीक है। ये सारी ग्रंथि एक छोटी सी गांठ, मटर के दाने के समान सब गांठ पाई जाती है। मूत्र मार्ग जानते हैं, जो यूरिन पास करने का रास्ता होता है, इसे मूत्र मार्ग बोलते हैं। पेनिस की बात करें, पेनिस इंपॉर्टेंट माना जाता है। पेनिस, अगर तुम इसमें आपकी शुक्राशय की बात करें, शुक्राशय में 7.2 लगभग 7.2 जो होते हैं, इसका पीएच मान पाया जाता है। किसका? शुक्राशय का। शुक्राशय का है, शुक्राशय में फ्रैक्टोज नामक फ्रैक्टोज होते हैं। और ज़्यादातर ये क्या करता है? तो आपके जो वीर्य है यानी कि सीमन है, इनका निर्माण करने में काम करता है। और साथ साथ में इसमें फ्रैक्टोज की मात्रा 7.2% होती है। और इसमें फ्रैक्टोज के अलावा भी जो अगर वीर्य की बात करें, वीर्य में क्या क्या पाए जाते हैं? तो अमीनो एसिड पाए जाते हैं, अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, साथ साथ में एंजाइम पाए जाते हैं, साथ साथ में प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ में फ्रैक्टोज होते हैं। लगभग कितने % मात्रा में? तो ये टोटल मिलते हैं 65 से 75% मात्रा में ये वीर्य को बनाने का कार्य करते हैं। अगर ये सब ना रहे तो वीर्य का नामत होता है। लेकिन बाकी सब जो होती हैं वो मैच्योर करने का काम करती हैं। टेस्टिस से निकलेगा, अधिविषण के रास्ते जाएगा, शुक्रवाहिका में पहुंचेगा, शुक्राशय में पहुंचेगा, शुक्राशय वेसल्स है, उसके रास्ते फिर आएगा कहाँ से? प्रोटेस्ट ग्रंथि। देखो, व्यक्तियों को प्रोटेस्ट कैंसर होता है। अगर तुमसे पूछ ले कि व्यक्ति MB यानी मास्टरबेशन ज़्यादा कर ले तो उसे कौन सा कैंसर होगा? प्रोटेस्ट ग्रंथि में सूजन आ जाएगी। इससे यूरिन जो होता है, यूरिन पास नहीं होगा। यूरिन जब पास नहीं होगा तो उसकी गांठ जो होती है, गांठ पड़ जाएगी। इसकी जो प्रोटेस्ट ग्रंथि उसमें गांठ पड़ जाएगी और यहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से यूरिन नहीं पास होगा, नहीं ब्लीड होगा, इसके बाद इसमें कैंसर बन जाएगा। और जो सेल्स डिवीज़न, जो सेल्स डेड होगा, वही क्या बनाएगा? कैंसर बना देगा, ठीक है। और लड़कियों में, जो फीमेल में सर्वाइकल कैंसर होता है, ठीक है। कॉपर ग्रंथि यूरिन मूत्र मार्ग का रास्ता है, यूरिन पास करने का नलिका है। और पेनिस का मैंने बता दिया। अगर आपसे पूछे पेनिस कितने भागों से बनते हैं, कितने टिश्यूज बनते हैं, तो टिश्यूज की बात करें तो 3 टिश्यू ऐसे हैं। 3 ऊतकों से मिलकर बने होते हैं। दोनों पहले दो टिश्यू कौन होते हैं? तो इसलिए बोलते हैं कार्पस बोलते हैं। 2 कार्पस कार्बोनोसम, और दूसरा होता है जो केवल एक ऊतक है, उसका नाम है स्पॉन्जियम, या कहीं स्पॉन्जियम लिखा जाता है। इंग्लिश वर्ड में स्पॉन्जियम ही लिखा जाता है।
स्पॉन्जियम ही लिखा जाता है, ठीक है। स्पॉन्जिया रहता है। ये स्पॉन्जियम क्या करता है, ये दो जो पेनिस का अगला उद्दीपन का हिस्सा होता है, इसी उद्दीपन के में लगभग अनेक प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के धमनी सिरा पाई जाती हैं, धमनी और सिरा पाए जाते हैं, और ये अनेक प्रकार की होती हैं, ढेर सारी होती हैं, जिसके माध्यम से उद्दीपन करने में क्रिया सरल होती है और व्यक्ति सेक्सुअल क्रिया करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब तक ब्लड फ्लो होता रहेगा तब तक वो जो पेनिस है टाइट रहेगा, और जब ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा पेनिस क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें, अगर इसमें एक चीज़ छूट रही है, इसमें एक छूट का मतलब होता है जो विषण है, विषण में जो निर्माण होते हैं दो हार्मोन्स, इसमें हार्मोन्स का काम होता है, दो पार्ट होते हैं विषण को निर्माण करने के लिए, इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका और इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। दो वर्ड होते हैं, दो वर्ड का मतलब होता है इसमें दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नर जर्म कोशिका और दूसरे का नाम सर्टोली कोशिका, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दोनों नाम लिया जाता है, ठीक है। नर जर्म कोशिकाओं का काम क्या होता है अभी हम बता देते हैं। इन कोशिकाओं का काम होता है, इन कोशिकाओं का कार्य होता है कि ये सेल्स को मैच्योर करती हैं और उन्हें निर्माण करने में सहायता करती हैं। और मेल हार्मोन से की बात करें, जो ये पहला मैंने बताया आपको, ये क्या करेगा, निर्माण भी करेगा और निर्माण के साथ साथ उसे मैच्योर भी करेगा, इसे परिपक्व स्टेज में ले जाता है। नहीं तो शुक्राणु बनने को तो बनते हैं लेकिन मैच्योर नहीं हो पाए तो वो बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता उनमें बिल्कुल नहीं होती। क्लियर हो गया होगा। दूसरा होता है, दूसरा हम बोलेंगे सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स होते हैं। देखो ये स्पर्म सेल्स का निर्माण भी करती हैं, साथ साथ में इन्हें कौन सा हार्मोन होता है, तो एंड्रोजन हार्मोन दोनों में कॉमन होता है। एंड्रोजन हार्मोन ना क्लियर होगा। मेल, अगर आपसे पूछे मेल और फीमेल दोनों में कॉमन हार्मोन कौन होते हैं, मेल और फीमेल में दोनों कॉमन हार्मोन होते हैं एंड्रोजन। अब भी एस्ट्रोजन न समझ लेना, एंड्रोजन है ये। एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं एंड्रोजन हार्मोन, ठीक है। ये डेवलपमेंट करते हैं, इसके डिंब में, फीमेल के डिंब में पाया जाता है और पुरुष के मैच्योर करने के लिए शुक्राणु में पाया जाता है, टेस्टिस में पाया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब पूछ ले मेल हार्मोन्स किसे बोलते हैं, तो मेल हार्मोन्स को जानते हैं टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल हार्मोन्स है। अब आपसे पूछे फीमेल हार्मोन्स कौन था, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स फीमेल हार्मोन्स है, इसे मादा हार्मोन्स भी बोलते हैं। ढेर सारे फीमेल में ढेर सारे हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, रिलैक्सिन हार्मोन्स। रिलैक्सिन हार्मोन्स कब रिलीज होता है, जब प्रसव का समय आता है, जो ज्वाइंट प्यूबिक हेयर के प्यूबिक जो होती है, प्यूबिक हेयर जांघ की हड्डी जो होती है उनकी मूवमेंट कराता है कौन सा, रिलैक्सिन हार्मोन्स। और रिलैक्सिन हार्मोन्स अगर ना निकले तो वही डिलीवरी जो होती है ऑपरेशन के माध्यम से होती है। अगर वही रिलैक्सिन हार्मोन्स ज़्यादा निकल गया तो वो डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। रीज़न क्या है इसका, कि वो हार्मोन से निकलेगा तभी होगा, तभी प्रसव करने में आसानी होगी। क्लियर होगा उतना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हम पार्ट 3 जल्दी लाएंगे। थोड़ा सा लाइट और की वजह से दिक्कत आती होगी, परेशानी हो जाती होगी, इसलिए आपको अपडेट करिएगा। सो थैंक यू, गुड नाइट।